चलिए, ए शांत रहिए। हल्ला मत करो। कल बात कर रहे थे हम लोग कि इवोल्यूशन की थ्योरी क्या क्या है, मतलब कौन कौन से सिद्धांत है जिसके द्वारा ये बताया जा सकता है कि जीवों का विकास हुआ या जीवों में परिवर्तन आया समय के साथ साथ। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि 3 ऐसी थ्योरीज हैं जो सबसे ज़्यादा मान्य हैं। हालांकि इसमें से 2 थ्योरी ऐसी है जिसको बाद में हटा भी दिया गया है, एक थ्योरी को तो अब बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो 3 ऐसी थ्योरीज थी। कौन कौन थी? एक था लामार्किज्म, लामार्कवाद, ठीक है, दूसरा था डार्विनिज्म और तीसरा था म्यूटेशन का थ्योरी जो कि ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कल हमने देख लिया था इसके अंदर कि लामार्किज्म जो था, लामार्किज्म क्या क्या कहता था? लामार्किज्म कहता था उपार्जित लक्षण के सिद्धांत के इनहेरिटेंस के बारे में। ये यह बताता है कि कोई भी जीव जिस अंग का ज़्यादा यूज करता है वो अंग क्या होता है? और ज़्यादा विकसित होता है, और जिस अंग का उपयोग करना कम कर देता है या बंद कर देता है वो अंग वो धीरे धीरे क्या होता है? खत्म हो जाता है वो अंग उसके अंदर। और इसके एग्जाम्पल के लिए इसने क्या किया था? इसके एग्जाम्पल के लिए इसने क्या किया था? इसने एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया, और एक स्नैक की बात करें तो स्नैक में क्या था? डिसयूज का सिद्धांत था कि स्नैक ने जब पैर का यूज करना बंद कर दिया तो उसके अंदर से पैर गायब हो गया। जिराफ गर्दन का बहुत ज़्यादा यूज करता था ऊंची ऊंची पत्तियों को खाने के लिए, तो इस वजह से उसका गर्दन लंबा हो गया, है ना? ये बातें इसने कही थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? समस्या क्या है कि करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए, वर्तमान में अगर देखा जाए, तो ये बातें कहीं से भी प्रूफ नहीं होती है। कल भी कई सारा एग्जाम्पल हमने लिया था, जिम वाला एग्जाम्पल देख लो, चाहे वो उस प्रजाति की, उस ट्राइब कम्युनिटी की बात कर लो जो हर साल गर्दन में कड़ा पहनता है, तो क्या उसके बच्चे वैसे होते हैं? अगली पीढ़ी में नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये आई कि आधुनिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उपार्जित लक्षण जो है उनकी वंशागति नहीं होती है। उपार्जित लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाते हैं। ये कुल मिलाकर के बात है, और इस आधार पर जो है ये क्या हुआ? ये थ्योरी एलिमिनेट कर दिया गया आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा। इस थ्योरी की मान्यता अब रद्द कर दी गई। ठीक है, चलिए, इतनी बातें हो चुकी थी। अब हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में? डार्विनिज्म के बारे में। डार्विनिज्म यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके विषय में कुछ बातें हम लोग पहले से जान रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे जैव विकास का प्रमाण, तो तुम लोग यही करते करते पूरा समय बर्बाद कर लो। हम लोग इसके बारे में पहले भी थोड़ी बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे विकास का प्रमाण, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी जीवों का विकास हुआ है, और इस चीज के बारे में चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले बताया। ठीक है, वो जो है एक द्वीप की यात्रा कर रहे थे, है ना? वो एक द्वीप की यात्रा आइलैंड की यात्रा कर रहे थे। हाँ, अच्छा, इसका नाम पूछ देता है बीगल। बीगल तो दिमाग में रखिए लीजिएगा, HMS बीगल। ये उस बोल सकते हैं कि जहाज का नाम है जिस जहाज पे वो अपनी यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो इसका ये शायद पूछा है, हाल में कहीं तो पूछा है 12th के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पिछले 1-2 साल के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। HMS बीगल किस जहाज के द्वारा जो है डार्विन ने यात्रा की थी और इसके द्वारा अपना प्रयोग किया, खोज किया, जो भी किया, तो वो HMS बीगल। बीगल दिमाग में रख लेना तुम लोग एटलीस्ट। ठीक है, बीगल दिमाग में रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब ये क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे, और उस यात्रा में इन्होंने एक पक्षी को देखा, फिंच। उस पक्षी का वैसे तो नाम सीधे सीधे फिंच हम बोल सकते हैं, लेकिन अब वो पक्षी जो है डार्विन फिंच के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पीछे भी हमने इसकी बातें की थी।
तो इसलिए इस यात्रा में उन्होंने देखा कि एक पक्षी है तो अलग अलग जगहों पे, अब पूरी यात्रा के दौरान उस पक्षी को देख रहे थे अलग अलग जगहों पे, लेकिन सब जगह पे उसने देखा कि उसके चोंच के बीच में डिफरेंस था, है ना, चोंच के बीच में डिफरेंस था। तो चोंच के बीच में जो है डिफरेंस वो कैसे होगा, तो हमने देखा था भौगोलिक विकिरण का प्रमाण, है ना, यूं हुआ, उसी को हम नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। यूं हुआ होगा कि जिस जगह पे उसका नेचुरल हैबिटेट था, उस पक्षी का जो प्राकृतिक आवास था, जहाँ पे वो पहले से मौजूद हुआ करते थे, उस जगह से किसी कारणवश उनको पलायन करना पड़ा, वो निकल गए उस जगह से, है ना। और जहाँ नए जगह पे गए तो पुराने जगह के जैसा वातावरण वहाँ पे था नहीं, पुराने जगह का वातावरण वहाँ पे वैसा नहीं था जैसे पुराने जगह पे रहते थे। नया जगह नया था। सिंपल सी बात है, इंडिया में हम लोग चावल दाल खा रहे हैं, कहीं और यूरोपियन कंट्री में जाना पड़े तो वहाँ जहाँ मान के चलो कि बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, सालों भर रहता है बर्फ़ जमा हुआ, अब उस जगह पे चावल दाल तो हमारे लिए किल्लत वाली बात हो जाएगी। वहाँ पे तो ज़्यादातर आपको मिलेगा नॉन वेज, या बाहर के देशों में बहुत जगह नॉन वेज खाया जाता है। चाइना को देख लो, कीड़ा मकोड़ा पता नहीं क्या क्या खा जाता है ना। तो बाहर के जगह पे जाने के बाद अब मान के चलो कि कोई बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी वैष्णव टाइप का आदमी है, या तो वो खाए नहीं तो मर जाए, यही चीज हो सकता है। तो या तो उस जगह के अनुसार आपको अडेप्ट होना पड़ेगा, और नहीं तो आपका सर्वाइवल वहां पे नहीं हो पाएगा। तो नए जगह पे जब गए, ये पक्षी की बात हो रही है, डार्विन फिंच पक्षी जब अपने मूल स्थान से पलायन करके नए जगह पर जाता है तो उसको पहले जैसा भोजन पानी वाला जो बात है वहाँ पे मौजूद नहीं था। कहीं पे पता चला कि उसको कीड़ा खाने के लिए मिल रहा था केवल और केवल, है ना। कहीं पे मान के चलो कि पानी में रहने वाला जीव मछली उछली को खाने के लिए मिल रहा था, कहीं पे मान के चलो कि बीज मिल रहा था खाने के लिए, तो कहीं पे कांटा चबाने के लिए मिल रहा था। तो अलग अलग जगह पे जाने के कारण उनके अडेप्टेशन की वजह से उनके चोंच में क्या हुआ, परिवर्तन होता चला गया समय के साथ, और जो अडेप्ट नहीं कर पाए उस कंडीशन में वो मर गए होंगे, वो खत्म हो गए होंगे, है ना। वही कन्या वर वाली बात, अगर स्वयंवर का ऑप्शन दिया जाए, कोई भी कन्या सबसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ जाना पसंद करेगी, तो वही जो सबसे उपयुक्त उस कंडीशन में था वो सरवाइव कर गया, जो नहीं था वो डीजनरेट हो गया, वो खत्म हो गया, उसका राम नाम हो गया सत्य। और जो बचेगा वही ना आगे प्रजनन करके अपनी आबादी को बढ़ाएगा। तो जो पक्षी बच गए वो पक्षी आगे सरवाइव करते गए, अपनी आबादी को बढ़ा लिया, और वो अभी तक जिंदा है, या मान के चलो अभी किसी कारण बस खत्म भी हो गया वो बाद की बात है। वो जब तक डार्विन घूमा तब तक जिंदा थे एटलीस्ट, है ना। तो नहीं मरा कि बचा हुआ है वो तो जाकर के देखना पड़ेगा, लेकिन अभी पक्षियों की आबादी में बहुत ज़्यादा रेडिएशन वगैरह के कारण देख रहे होगे कि कौआ लगभग अब अपने यहाँ कौआ नहीं देखने के लिए मिलता है, काग बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना, कौआ नहीं देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। पहले बहुत कौआ हुआ करता था। और मैं बता रहा हूँ कि ये अंतर मैंने देखा है पिछले 15-20 सालों में, पिछले 15-20 सालों में अंतर मैंने खुद इस चीज़ को बोल सकते हैं कि महसूस किया है। चलिए, तो बात की बात है, लिखते चले, इन बातों को छोड़ना नहीं है, लिखते चलते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो भी लिख लो बात बराबर है। इसी को हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं।
हो गया? चलिए, गाना मस्त बज रहा है। चलिए, अब प्राकृतिक चयन की बात है, चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो इतना उस चीज को दोबारा से लिखना सही नहीं होगा। जो मेन बातें हैं इसकी, डार्विनिज्म की जो बातें हैं वो हम लोग कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं। अब देखो, 2-3 बातें और दिमाग में रख लो। डार्विन के अलावा एक और वैज्ञानिक था जो इसी जगह पे उसने भी यात्रा किया और इन्हीं बातों को उसने भी ऑब्जर्व किया, अल्फ्रेड वेलेस। ठीक है, एक और वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेलेस जो सेम जगह पे यात्रा करता है और सेम चीजें वो भी ऑब्जर्व करता है। एक और बात, थॉमस माल्थस एक और वैज्ञानिक है जिसके किताब से, जिसको इसने पढ़ा और उसके बुक से डार्विन जो है इन्फ्लुएंस होता है, उसके बुक से प्रभावित होता है और तब जाकर ये डार्विनिज्म देता है। उसके बुक से प्रभावित होने के बाद ये डार्विनिज्म अपनी थ्योरी देता है। ठीक है, लिख लेना, डार्विनिज्म के बारे में पहले लिख लीजिएगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने, इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया। हाँ, इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया। ठीक है, आगे लिखिएगा HMS बीगल, पॉइंट चेंज करते चलिए ना। HMS बीगल, HMS बीगल नामक जहाज पर एक द्वीप की यात्रा करते समय, द्वीप आइलैंड, जहाज पर अपनी यात्रा के दौरान अच्छा, यात्रा करते समय, अच्छा कोई बात नहीं चलेगा, अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक पक्षी पर अध्ययन किया या एक पक्षी का अवलोकन किया, लिख सकते हैं, एक पक्षी का अवलोकन किया, बताते हैं, डार्विन फिंच पक्षी है उसका नाम, अवलोकन किया। हाँ, बात बराबर है, स्टडी करने ही वाली बात है, ऑब्जर्वेशन भी एक प्रकार की स्टडी है। ठीक है, जिसके बाद हाँ बिल्कुल, जिसके बाद थॉमस माल्थस इसी में थॉमस माल्थस, जो इसमें कंफर्टेबल है वो ये लिख लें, अन्यथा ये लिख लें। थॉमस माल्थस से प्रभावित होकर इसने अपना सिद्धांत दिया। हाँ, डार्विन की बात है, थॉमस माल्थस सिद्धांत नहीं दिया, डार्विन सिद्धांत दिया। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। अब देखो, अब इस थ्योरी के हिसाब से कई सारे, अच्छा ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा, अपसारी विकास और अभिसारी विकास याद करो।
अब इस अपसारी विकास की हम लोग बात कर रहे थे। तो अपसारी विकास में क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, मतलब पूर्वज एक जैसा, और वहां से क्या होता है, अलग अलग अग्रज बोलते हैं उसको, डिसेंडेंट, है ना, अलग अलग उससे अनेक जीवों का निर्माण होता है। एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और विभिन्न प्रकार के जीव एक ही जीव से निकलते चले जाते हैं। यहाँ पे अगर इस पक्षी वाला पूरा का पूरा प्रोसेस देखो, ये पक्षी वाला कहानी देखो, तो इस पक्षी में क्या हो रहा था, एक पक्षी किसी एक जगह पे पहले से मौजूद था, उसमें किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं थी। सो रही है क्लास में, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं थी। नहीं, इसको बोल रहे थे, ये बायोलॉजी वाली है, मैथ वालों के लिए अलाउड है, सो सकते हैं। अब देखो, तब इस पक्षी में कोई भी भिन्नता नहीं थी, लेकिन आवास में चेंज होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, इस पक्षी में विभिन्नता आई। यानी कि जो पुराना पक्षी था, जो पुरानी प्रजाति थी, उसकी जो पुराना किस्म था, उसी किस्म से नए किस्मों का विकास हुआ। सबका जो है पूर्वज तो एक ही रहा होगा, मतलब वही पक्षी रहा होगा जो पुराने आवास पे रहता था। तो एक जगह से, एक बिंदु से भौगोलिक वितरण की वजह से, की वजह से क्या हुआ कि कई सारी प्रजातियों का निर्माण हो गया। तो ये किस प्रकार के विकास में आएगा, अपसारी विकास के अंतर्गत आएगा। अब ध्यान से देखो कि कॉमन एंसेस्टर्स की बात करता है, इन सब से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको इसका ब्रांच दिख रहा होगा चाहे ना दिख रहा होगा। यहाँ से ब्रांचिंग की बात देखो, ये ब्रांचिंग है, ये मान के चलो कि एक कोशिकीय जीव है। अब ब्रांचिंग की बात देखो तो यहाँ से ये भी निकला, ये भी पंपकिन है, ये भी निकला फूल वाला पौधा, ये जो है कई सारे जीव। इसी तरह से आगे देखो, ये कीट भी निकल रहा है, ये कीट तितली है, ये एक अलग प्रकार का कीट है, ये इसको बोला जाता है नहीं, इसको ड्रैगन फ्लाई बोला जाता है, अंग्रेजी नाम इसका ज़्यादा बेहतर है, ये बटरफ्लाई है। तो ये भी निकला। इधर देख लो, बड़े जीवों का विकास किस तरह से हुआ है। तो कॉमन पूर्वज थे, उनके एंसेस्टर्स एक ही थे। और कहीं ना कहीं डार्विनिज्म की थोड़ी भी इस बात पे ही जोर दे रही है कि एक जगह पे था, जिस समय एक जगह पे रह रहा था, एक ही पूर्वज था उसका, उस पकड़ करके 4 घर में चाहे दिया जाए अगर तुमको, तो कितना अच्छा होगा। क्यों कर रहा है, पूर्वज एक ही था। उसके बाद क्या होगा, भौगोलिक वितरण होने के कारण, चाहे जिस भी वजह से वो पलायन किया हो, अलग अलग भौगोलिक जगहों पे गया, एनवायरनमेंट में चेंज आया, उसकी वजह से एडेप्टेशन हुआ, और एडेप्टेशन के कारण धीरे धीरे उसके जेनेटिक्स में परिवर्तन आ गया। देखो, उत्परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जेनेटिक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उसको हम विकास नहीं बोल सकते। अब कोई आदमी ठंडे प्रदेश में रह रहा है, गर्म प्रदेश में गया काला हो गया, या गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश में आया गोरा हो गया, तो इससे नई प्रजाति बन जाएगी, उसके जेनेटिक्स में चेंज आ गया, तो वो एक अलग बात है, तब उसको हम बोलेंगे कि विकास हुआ। ठीक है, चलिए अब देखो, एक डार्विनिज्म क्या क्या थ्योरी देता है। इसकी सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, इसका सबसे पहला की कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है ब्रांचिंग डिसेंडेंट की बात करता है। डिसेंडेंट का मतलब आगे वंशज, है ना, मतलब एक जगह से स्टार्ट हुआ इवोल्यूशन, और यहाँ से कुछ ब्रांच निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, अलग अलग प्रकार के जीवों में बढ़ता गया, फिर यहाँ से भी अलग अलग ब्रांचेस निकलते चले गए, यहाँ से कोई और जीव निकल गया, कोई और जीव उससे निकला। ठीक है, जैसे मान लो, अगर दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, तो हम लोग क्या जानते हैं कि लाइफ का विकास पहले किस जगह पे हुआ होगा, सबसे पहले धरती पर, पानी में, आकाश में, पेड़ पर कहाँ हुआ, पेड़ नहीं रहा होगा, कहाँ हुआ होगा, हम लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि सबसे पहले, परिकल्पना है लेकिन माना जाता है कि धरती पर जीव का विकास जो है, जीवन का आरंभ जो है वो पानी में हुआ होगा। ठीक है, तो पानी में आरंभ हुआ होगा, तो पहले पानी में जीव बना होगा, उसके बाद पानी से बाहर निकलने की कोशिश किया होगा, तो धरती पर आने वाला जीव, उसके बाद स्थलचर बना, पहले पानी वाला फिर स्थलचर, और कुछ को बाहर में मन नहीं लगा होता, फिर कूद के पानी में वापस, तो बाहर कूद के अंदर, कूद के बाहर, कूद के अंदर। ये किसका काम है, उभयचर का काम है। मेढक स्पेसिफाई मत करो किसी को, लेकिन ये उभयचर का काम है। तो देखो,
उसी एक जीव से, पानी वाले जीव से एक ब्रांच निकला ना उभयचर का। अब उभयचर मान के चलो कि छड़पने वाला जीव है, कूदने वाला जीव है, उसको जमीन पे फिर मजा नहीं आ रहा है, या किसी कारणवश भोजन की कमी हो जा रही है, किसी कारण की वजह से वो कूदना स्टार्ट किया। अच्छा, एक और बात है कि ये इस अलग अलग जो हम पीरियड्स देखते हैं, जियोलॉजिकल पीरियड्स देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जीव में खाली जंतु का ही विकास हो रहा है। उस समय पेड़ पौधों का भी धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के इसी तरह से विकसित हुए। तो अब किसी कारण से छड़पने वाला जीव था, उसको छड़पने में और ज़्यादा मजा आने लगा, या किसी तरह का उत्परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से उनमें पंखों का विकास हुआ होगा। तो उस तरह से क्या हुआ, उड़ने वाले जीव का निर्माण हुआ, है ना। और आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन हम भी उड़ेंगे, उत्परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखो, तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे मॉडिफाइड डिसेंडेंट हैं ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स। मतलब पुराने समय में, बहुत पुराने मतलब 2, 4, 10 साल 100 साल पहले की बात नहीं है, अरबों साल पुराने की बात है। तो पुराने लाइफ फॉर्म जो हुआ करते थे, वो चाहे वो कैप्सूल वाला लाइफ फॉर्म में हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल वाला हो, यूकैरियोटिक सेल वाला हो, उसी लाइफ फॉर्म में, उसी जीवन के रूप में कुछ चेंज आता चला गया, कोई नए तरह का परिवर्तन आ गया, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, नए नए प्रकार के जीव बनते चले गए। और जो नया बनेगा उसको हम वंशज बोलेंगे, जो पुराना था उसको पूर्वज कहा जाता है ना। अगर आपका बाल बच्चा होता है तो क्या हुआ, आपका वंशज है, लेकिन आप जिसके बाल बच्चे वो क्या है, आपके पूर्वज है, वो इंसेस्टर हुआ। जो नया पैदा लेगा उसको डिसेंडेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी जीव हैं, इसका मानना है, पहला कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जितने भी जीव हैं वो पुराने जीवों के मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स हैं, रूपांतरित, उसमें चेंज आता चला गया। इंसान में मान के चलो कि अब दोबारा से पूछ उग जाए, पहले होता था कि नहीं होता था वो बाद की बात है। हालांकि हमने पढ़ा है, भ्रूण विज्ञान ये बताता है कि पहले शायद था। तो मान लो कि यहाँ से फिर से पूछ निकलना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा, तो मॉडिफिकेशन हुआ ना इंसान का, तो नया जो वंशज होगा पूंछ वाला होगा, ठीक है। चलिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है, लिख लेंगे। उसके पहले आगे देख ले दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये तो नेचुरल सिलेक्शन की बातें हम लोग कर चुके। अब देखो, इसका एक बीटल वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट है। बीटल, ये कीड़ा जो है ललका ललका वाला, अच्छा यहाँ पे अलग तरह का पिक्चर दिया हुआ है। अरे हिंदी में भी बीटल बीटल ही सुनते हैं, थोड़े से कंफ्यूज है, हिंदी नाम उसका एग्जैक्टली नहीं दिमाग में, बताते हैं। कद्दू वगैरह के इस पे पत्ता पे देखिएगा कि लाल तरह का कीड़ा होता है, लाल कलर का, बड़ा अच्छा सा, उसमें बीच बीच में काला काला कलर का स्पॉटिंग रहता है, उसको बीटल बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी उसके भी कई किस्म होते हैं रंग के आधार पे। अब देखो एक, अच्छा यहाँ बैक्टीरिया की बात की जा रही है। मान लो कि एक बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जो है कॉलोनी में ग्रो होता है। कॉलोनी कहने का मतलब बहुत सारे समूह जो बैक्टीरिया के होते हैं उसको कॉलोनी बोला जाता है। तो एक बैक्टीरिया है जो कि एक दिया हुआ कोई भी मीडियम है उसके पास, कल्चर का मतलब संवर्धन वाला, वो संस्कृति वाला कल्चर नहीं, एक कल्चर मीडियम है, जिस कल्चर मीडियम में किसी बैक्टीरिया के समूह को उगाया जा रहा है, ठीक है। और अगर उसके मीडियम में किसी तरह का छेड़छाड़ कर दिया जाए, उस कल्चर मीडियम में किसी तरह का चेंज आ जाए, तो उस मीडियम में जो बैक्टीरिया सरवाइव करने लायक होगा। अच्छा, आप लोग नहीं पढ़े हैं, पिछले बैच को पढ़ा था, बताते हैं, एक कहानी बताएंगे किस तरह से पेनिसिलिन की खोज हुई थी। तो उस अगर मीडियम में किसी तरह का छेड़छाड़ हुआ, चेंज हुआ, तो जो बैक्टीरिया उस मीडियम में सुटेबल हो जाएगा, नए वाले मीडियम में चेंज होने के कारण नए वाले मीडियम में जो बैक्टीरिया उस नए मीडियम में सुटेबल होगा वो क्या होगा, बच जाएगा। नहीं सुटेबल होगा वो मर जाएगा, सिंपल सी बात है। बार बार एक और एग्जाम्पल हमने पीछे भी दिया था, मच्छर वाला एग्जाम्पल। अब का मच्छर तेज हो गया है, डीडीटी नया नया आया, क्या हुआ, उस पर छिड़काव किया गया तो डीडीटी उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, मर गया सारा मच्छर सब। अब धीरे धीरे क्या हुआ
हर साल डीडीटी का छिड़काव हो रहा है मच्छरों पे। अब धीरे धीरे कुछ मच्छरों में क्या हुआ, उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार हो रहा है, उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता तैयार हो रहा है, विकसित हो गया है। और इसके कारण अब डीडीटी जो पहले था उसका उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। अब डीडीटी में बदलाव करना पड़ेगा उसको मारने के लिए, और किया ही जा रहा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो वही बात है। चलिए एक और एग्जांपल, जो पेनिसिलिन वाला कहानी बता रहे थे, मीडियम में चेंज होने के कारण क्या हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हम लोग 9th या 10th चैप्टर में पढ़ना है, सूक्ष्मजीव वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो बैक्टीरिया कुछ था, पेनिसिलियम और बैक्टीरिया कुछ था, एक ही जगह पे वो रख के, और उसमें तो कहानी लिखा हुआ है कि छुट्टी पे चले गए कुछ दिनों के लिए, है ना। पेनिसिलियम था रखा हुआ कवक, और वहाँ पे बैक्टीरिया था, और कुछ दिन के लिए वो छोड़ दिया, या ग्रो करने के लिए ही छोड़ दिया मान के चलो। कुछ दिनों के बाद वो देखा, बैक्टीरिया वैसे क्या होता है कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति होती है उसकी। अब जब कुछ दिनों के बाद उसको देखा तो पता चला कि सारा बैक्टीरिया मर गया था। तो मरा कैसे, तुक्के तुक्के में खोज हो गया था इसका, पेनिसिलिन की, और वहीं से फिर एंटीबायोटिक की खोज हुई। तो ये क्या किया, जब देखा कि सारा मर गया तो फिर अब रिसर्च किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो जब उसने देखा तो पेनिसिलियम से देखा कि कोई रसायन ऐसा सिक्रीट हो रहा था, उस रसायन की वजह से सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए। वो ग्रो करने के लिए छोड़ा था, उल्टा खत्म कर दिया। तो वहाँ से जो है उसका नाम उसने पेनिसिलिन रखा, पेनिसिलियम से निकला इसलिए पेनिसिलिन रखा, और वहीं से जो है एंटीबायोटिक की खोज हुई। वहाँ से बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया को ख़त्म करे उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मीडियम चेंज होने की वजह से अब जिस मीडियम में उसको कल्चर कराने के लिए रखा, उस मीडियम में एक नया प्रकार का रसायन आ गया, पेनिसिलियम द्वारा सिक्रेट किया हुआ, तो बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव कर पाया, है ना। अगर कुछ बैक्टीरिया में ऐसा प्रतिरोधी क्षमता होता, सर्वाइव कर जाता, तो उसको नया प्रजाति मान लिया जाता। चलिए लिख ले इन बातों को, डार्विनिज्म की बातों को लिख लीजिएगा। डार्विनवाद की दो मुख्य अवधारणाएं हैं, डार्विनवाद की दो मुख्य अवधारणाएं हैं। डार्विनवाद अभी तो लिखा है, डार्विनवाद की दो मुख्य अवधारणाएं हैं। ठीक है, सबसे पहली अवधारणा लिख लीजिएगा, ब्रांचिंग डिसेंडेंट्स, मतलब शाखित वंशज। चलिए हो गया। अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि जितने भी जीव हैं वो पुराने जीवों के मॉडिफाइड रूप से बने हुए हैं, उन्हीं से ब्रांचेज निकला है, उनमें मॉडिफिकेशन होता गया है और नए जीव बनते चले गए। और ये कहीं ना कहीं ये मानना बहुत हद तक सही है ना, इसको सीधे तौर पे खारिज नहीं किया जा सकता है। आज भी यही धारणा है, मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि मान लो कि इंसान एक मनुष्य की प्रजाति ही है, तो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में अगर लिंग निर्धारण की बात करें तो नॉर्मली या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगी, है ना। लेकिन मेल फीमेल ना हो करके अगर कोई ट्रांसजेंडर ही है ना, तो उनके बीच में अगर संभव हुआ, चूंकि आबादी तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक उनके बीच अंतःजनन संभव नहीं हो। एक प्रजाति किसको बोलते हैं, जिसमें मौलिक गुणों की समानताएं हो और अंतःजनन करने में वो सक्षम हो। तो ट्रांसजेंडर्स में क्या होता है, उनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती। हमने अलग अलग जो सिंड्रोम पढ़ा है तो उसमें भी हम देख रहे थे कि मेल और फीमेल दोनों के गुण भले ही थे, लेकिन दोनों में से किसी का भी
उसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था वो डेवलप्ड नहीं था, ना अंडाणु बना सकता था ना शुक्राणु बना सकता था। जो हमने क्लाइनफेल्टर और ये डाउन टर्नर सिंड्रोम जब पढ़ रहे थे तो याद करो उसको। तो लेकिन मान के चलो, ये एक परिकल्पना रखते हैं दिमाग में, एक कल्पना करके चलो कि अगर संभव हो जाए कि ट्रांसजेंडर्स भी आपस में प्रजनन करने में सक्षम हो, नेचुरली अगर ट्रांसजेंडर्स में प्रजनन की क्षमता विकसित हो जाए, तो उसके बाद अब उसको हम मनुष्य की प्रजाति नहीं बोलेंगे। मतलब इसका ये होगा कि वैज्ञानिक उसको एक नई प्रजाति का नाम दे देंगे। और इसका मतलब निकला कहाँ से वो, तो वो आगे बोलेगा कि हम लोग इंसानों से निकले हुए हैं, है ना। वो उसको बोला जाएगा ना कि वो इंसानों से निकला है। नहीं, अच्छा नहीं, इंसान से नहीं पैदा लेगा, वो तो पैदा ले रहा है तो वो तो होता रहेगा ऐसा जो हो रहा है। तो नहीं लेता है नहीं, ये बात इसका एकदम सही बात है, इसका क्वेश्चन गलत नहीं है। देखो ये बीमारी वाली बात है, यहाँ पे सिंड्रोम वाली बात आ जाएगी। ये सिंड्रोम है, बीमारी है। अब बीमारी है, किसी बोल सकते हैं कि किसी आबादी के अंदर एक बीमारी हो रही है, उसका प्रचलन है इस बीमारी का, वो बीमारी हो रही है, तो वो उम्मीद कम है कि बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाए। वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर की बात है ये। अगर किसी बाहरी फैक्टर की वजह से, जैसे कि पोलियो, अब इंडिया बोलता है कि इंडिया पोलियो मुक्त हो चुका है, तो वो वायरस की वजह से वो बीमारी होती थी। तो इंडिया के हर एक पिछले 5-7 पीढ़ी से मान के चलो कि हर एक बच्चे को या बुढ़वे को जितना भी था सबको पिलाया गया, पोलियो का ये टीका दिया गया, सबको पोलियो का टीका दिया गया। तो एक संभावना धीरे धीरे कम होती चली गई पोलियो होने की। अब माना जाता है कि अब इसके बाद जितने भी बच्चे हो रहे हैं सबको पोलियो का टीका दिया जाता है, तो पोलियो वाला बच्चा नहीं पैदा ले रहा है। तो हम मान रहे हैं कि पोलियो भारत से ख़त्म हो गया। बाकी देश में है कि नहीं पोलियो, और भी जगह पे पोलियो है, लेकिन ये फैक्टर दूसरा है। ये बीमारी है, ये बाहर से ये बीमारी आ रही थी किसी बाहरी फैक्टर की वजह से, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर वो तो जीन में परिवर्तन की वजह से हो रहा है। तो तब भी वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जो सिंड्रोम्स हैं, तुम लोग नहीं पढ़ा है, तुम लोग नहीं पढ़ा है वो सिंड्रोम, वो नहीं पढ़ना है तुमको। जो पढ़ना है वही सब सिंड्रोम पढ़ेगा ना। तो सारे सिंड्रोम्स जो हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स में चेंज होने की, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम में चेंज होने की वजह से वो सब हो जाता है। तो अगर क्रोमोसोम में बाद में किसी वजह से चेंज आता है तो वो तो पैदा लेता ही रहेगा। लेकिन वो जो पैदा लिया, अब वो भी पैदा लेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जनन की क्षमता के साथ पैदा ले। नया ट्रांसजेंडर तुम जो बोला कि इंसान से फिर भी पैदा लेता रहेगा, तो वो ये डेफिनेट थोड़ी है कि उसमें जनन की क्षमता हो, तो अभी भी जैसा पैदा ले रहा है। लेकिन इन केस के किसी तरह के उत्परिवर्तन की वजह से एक नया प्रजाति बन जाता है तो वो अलग प्रजाति कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, तो वही बात है। ये क्या बोलता है कि पुराने जो जीव थे उसमें किसी वजह से मॉडिफिकेशन हुआ, और वो वजह हम लोग अब जानते हैं। वजह क्या है? उसका सबसे मेन वजह है जेनेटिक्स में चेंजिंग आना, उत्परिवर्तन, है ना। तो किसी वजह से क्या हुआ? मॉडिफाई हुआ, और उसी मॉडिफिकेशन की वजह से नए नए जीव बनते चले गए। लिख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। क्या लिखा? पहला कॉन्सेप्ट लिख लिया, साकेत वंशज का। लिख लो इसमें, इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार इस अवधारणा के अनुसार नए जीव का उद्भव या विकास, विकास ही लिख लो, नए जीव का विकास पहले से मौजूद जीवों में रूपांतरण होने के कारण हुआ।
ठीक है, चलिए। और दूसरा क्या है? प्राकृतिक चयन। दूसरा तो यही कहता है प्राकृतिक चयन, इसी को प्राकृतिक वर्णन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये क्या कहता है कि नया कंडीशन अगर हुआ तो नए कंडीशन के हिसाब से जो सरवाइव कर गया वो जीव आगे बच जाएगा। अब जैसे देखो ना कि डायनासोर की बात जो हम लोग करते हैं, तो माना जाता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, धरती पे एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड गिरा और वो जो है पूरी धरती को तहस नहस कर दिया, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत सारी बातें मानी जाती है। और उसके वजह से उस समय धरती का जितना भी लाइफ फॉर्म था लगभग जो है नष्ट हो गया था, लगभग कुछ बच गया, बाकी ज़्यादातर जीव जो है नष्ट हो गए उस समय के, जिसमें डायनासोर सबसे जाना माना वाला जीव है, तो नष्ट हो गया। चूँकि उसका अब उस समय किस प्रकार के जीव पाए जाते थे 100% कोई वैज्ञानिक इसका पता भी नहीं लगा पाए हैं और न ही लगा सकते हैं। अब मान के चलो कि इस समय कितने प्रकार के जीव हैं, किस किस प्रकार के जीव है, आने वाले 5 लाख 10 लाख साल के बाद 100% पता लगा पाना लगभग असंभव काम है। अब हमको किसी तरह का अगर क्लू मिलता है, किसी तरह का एविडेंस मिलता है, तो आइडिया लगाते हैं। जैसे जीवाश्म हमको मिल रहा है, इसी क्रम में ना पता लगा कि डायनासोर नाम का भी कोई जीव हुआ करता था, ऐसा भी कोई जीव हो, जीवाश्म उसका मिला तभी तो मालूम चला, नहीं तो कैसे मालूम चलता कि इस समय में ऐसा जीव हुआ करता था, है ना। और 100% उसका जीवाश्म सबका तो बचा नहीं होगा। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे जो मरते हैं तो उसके बाद तो 10 दिन के बाद उसका कुछ भी नहीं बचता है ना। लेकिन देखो समस्या क्या है कि कैसे नहीं, अब वो पेड़ पौधा अगर बहुत ज़्यादा डीप चला जाए, ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा डीप चला जाए तो नहीं सरेगा। क्यों नहीं सरेगा? इसका कारण है क्योंकि उसको वहाँ पे गलाने वाला, बहुत ज़्यादा डीप धरती में गलाने वाला बैक्टीरिया वगैरह नहीं ना है, उसको कौन डिग्रेड करेगा उसको। बहुत ज़्यादा वो डायनासोर का ही कंकाल अगर बचा हुआ, चाहे कोई भी अवशेष हमें मिलता है, पेड़ पौधों से भी जीवाश्म निकल, ये कोयला वगैरह क्या है, जीवाश्म ईंधन है, वो पेड़ पौधों से ही माना जाता है कि बना है, तो 100% वो ख़त्म नहीं हुआ, तो ईंधन के फॉर्म में तब्दील हो गया, या जीवाश्म अभी भी कुछ कंकाल वगैरह है तो बचा रह जाता है। लेकिन नीचे जितना डीप चलते चले जाएंगे गर्मी उतनी बढ़ती चली जाएगी, गर्मी बढ़ेगी तो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ है, सूक्ष्मजीव, उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और बहुत डीप डाउन अगर जाया जाए तो वहाँ पे तो आपको किसी तरह का जीवन का अंश नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे उसको डिग्रेड कौन करेगा, गलाएगा पचाएगा कौन। जैसे हिमालय वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को, हिमालय पे जो आदमी मरता है चढ़ाई के दौरान, उसका लाश जो है सालों साल पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ठंडा टेम्परेचर है कि उस जगह पे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। जो उस आदमी के साथ थोड़ा बहुत गया होगा वही उसके शरीर में होगा, वो जितना खाद पचा सके पचाएगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना, वहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए दूसरे को लिख लेते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन की अवधारणा। चलो लिख लो। इस अवधारणा के अनुसार इस अवधारणा के अनुसार किसी भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन के कारण वहां पर मौजूद जीवों में किसी भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन के कारण वहां पर मौजूद जीवों में वही जीव बच पाते हैं वही जीव बच पाते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें उसके अनुसार अडेप्ट करने की जिसमें क्षमता हो, चाहे प्रतिरोधी क्षमता
जिसके अंदर पहले से मौजूद हो नेचुरली, है ना। अब कोरोना काल में वही आदमी बचेगा जिसका इम्यून सिस्टम तगड़ा था, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था वो तो तुरंत निकल लेगा, है ना। ठीक, लिख लीजिए। वही जीव बच पाते हैं जिसमें उस परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता होती है। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ये बात करता है ना। जो सबसे फिटेस्ट है, सबसे उपयुक्त है, उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, चलिए विशेष और बातें करेंगे अगली क्लास में।